तो हमने जेई एडवांस पीवाई क्यूज सीरीज में क्लास 11th के अपने जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब आज से हम क्लास 12th का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, जिस तरह से हमने क्लास 11th का सारे ही चैप्टर्स बिना कुछ फालतू बकवास किए, बिना बकैती किए हुए इधर उधर का एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर निपटाते गए। जितने प्यार से और जितने आराम से हमने किया, उतने ही प्यार और आराम के साथ क्लास 12th के भी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज से मतलब क्लास 12th का एक एक चैप्टर मतलब शुरू होगा। आज फर्स्ट है क्लास 12th का, तो इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जेई एडवांस के पीवाई क्यूज करेंगे। ठीक, और ऐसे ही एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर आते जाएगा, बिना किसी बकैती के, बिना किसी बकवास के। ठीक, तो आराम से एकदम मस्त हो के एक एक वीडियो आप खोल के एक एक दिन में, आप एक दिन में एक या एक दिन में 2 चैप्टर, जैसे भी आपका फ्रीक्वेंसी हो वैसे कर सकते हो। हमारा फ्रीक्वेंसी ये होगा, हर दिन एक एक चैप्टर अपलोड होते रहेगा। जैसे क्लास 11th का हुआ वैसे ही 12th के सारे चैप्टर्स चलेंगे। ठीक, तो बहुत जल्द ही आई होप कि मतलब 15 फरवरी के आसपास आपका जो जेई एडवांस का पीवाई क्यूज है ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम बचेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको करने को, तो वो आप मतलब कर सकते हो। ठीक, तो इस वीडियो में भी चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज हम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के पीवाई क्यूज करेंगे, जेई एडवांस के पीवाई क्यूज करेंगे। ठीक, तो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाई अ क्लोज सरफेस कंटेनिंग एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट एच। ठीक है, मतलब दे रखा है कि एक चार्ज जो है सराउंडेड बाई अ कोन ऐसे। ठीक ठीक है, जिसका मतलब हाइट एच है और रेडियस ये कैपिटल आर दे रखा है। एंड हेमिस्फेरिकल रेडियस, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एज शोन इन द फोटो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एन विल बी क्या होगा। ठीक, तो सवाल क्या दे रखा है कि जैसे एक चार्ज दे रखा है, पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ये 2 तरह के मतलब सरफेस से सराउंडेड है, एक तो कोनिकल सरफेस और एक हेमिस्फीयर ऐसे। ये चार्ज इसके मिड पॉइंट में होगा। ठीक, तो हमें कोनिकल सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे देखा जाए तो ये हेमिस्फीयर जो है इस चार्ज को हाफ कवर किए हुए, मतलब इस चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा वो चारों तरफ जाएगा ऐसे। ठीक, तो देखा जाए तो आधा फ्लक्स ये हेमिस्फीयर से जाएगा और जो बचा हुआ फ्लक्स है वो सारा का सारा फ्लक्स इस कोन से होके जाएगा। तो बचा हुआ फ्लक्स कौन सा है, आधा फ्लक्स ही बचा हुआ है। ठीक, जो नीचे वाला है मतलब ये सब। ठीक, तो पूरा फ्लक्स क्या होता है, किसी भी चार्ज का टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल इंटायर फ्लक्स थ्रू द, जितना वो फ्लक्स वो किसी क्लोज सरफेस के थ्रू दे सकता है। और हमसे इस कोन का पूछा जा रहा है, तो कोन का कितना होगा, आधा होगा जो भी टोटल था। तो फ्लक्स थ्रू कोन जो होगा वो टोटल फ्लक्स बाई 2 हो जाएगा, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, ये फ्लक्स हो जाएगा। अब ये पूछ रखा है कि जो कोन के थ्रू है वो इसके बराबर है, तो एन की वैल्यू क्या होगी। तो इसको इससे इक्वेट कर देते हैं, ये एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इजकल टू एन बाई 6 हो जाएगा। तो एन इजकल टू क्या, 6/2 3। ठीक, तो फालतू सा क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था, जस्ट स्कोरिंग वाला। तो 3 जो होगा इसका मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इज 12 माइक्रोफराड एंड C2 इज 4 माइक्रोफराड। C1 ये रहा, C2 ठीक है, C2 C3 मतलब दोनों ही ठीक है, और C4 C5 जो है दिस माइक्रोफराड। चार्ज स्टोर्ड इन द C3 विल बी क्या होगा। तो C3 में इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले तो ये जो फोटो दे रखा है इस फोटो को ज़रा मन की आंखों से देखते हैं तो हमें कुछ और दिखाई देगा। इसको अगर थोड़ा मन की आंखों से देखें तो ये दिखाई देगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट सेम ही है। तो मैं कुछ रीनेम करता हूँ, इस यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ। अगर ये पॉइंट ए है तो इसको भी ए बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम मतलब सेम ही होगा। कोई पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जो होगा सेम ही होगा, कोई पोटेंशियल में चेंज आएगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई डिवाइस है नहीं। और ये देखा जाए तो ये भी पॉइंट बी, इसको भी पॉइंट बी, इसको भी पॉइंट बी, इसको भी पॉइंट बी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको भी पॉइंट ए बोल सकते हैं, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। ठीक, तो ये सारा पॉइंट सेम ही होगा।
तो अगर इसी को मैं दोबारा अगर फ़ोटो बनाऊं तो देखा जाए तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जितने भी ये चारों कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देखा जाए तो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ही कनेक्टेड है। तो इन सभी का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सबका समेसन। ठीक, तो इसको अगर हम थोड़ा फिर से रीड्रॉ करें तो लेट से ये वाला कैपेसिटर C1 हो गया और ये बैटरी को हमने यहाँ पे बना दिया, और इन सभी के बदले इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे बना देते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट से इनका इक्विवेलेंट कनेक्ट करते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, इन सबको जोड़ देते हैं। तो 2 + 3, 2 3 कितना है, 4 4 है। ठीक है, पैरेलल में क्या डायरेक्ट समेसन हो जाता है, और 4 5 में क्या है, 2 2। तो 4 + 4 8 और 2 + 2 4, तो 8 + 4 कितना, 12। तो ये 12 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ठीक, जस्ट मैं 12 लिखता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। और ये वाला क्या है, C1 की वैल्यू क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे ये 12 दे रखा है। ठीक, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे ये जो बैटरी है उस बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं इसके पैरेलल में। ये रहा बैटरी कनेक्ट हो गया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इसका है 2 और ये है 6। ठीक है, अब जो ये वाला फ़ोटो था इसमें तब्दील हो गया। अब इस फ़ोटो को ज़रा अगर गौर से देखें तो इस फ़ोटो में इस पे चार्ज कितना होगा, अगर देखा जाए तो इस पे चार्ज कितना होगा। यहाँ पे और भी सिंपल जा सकते थे, मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो C3 के बीच में हमें कैपेसिटर के मतलब चार्ज कैलकुलेट करना है। C3 पे, C3 किसके बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में कनेक्टेड है। और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर यहाँ पे देखा जाए इस बैटरी को तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का। तो इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा। तो डायरेक्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो डायरेक्ट क्यों निकाल लेते हैं फिर, तो क्यों इतना झंझट करना। Q = क्या, CV। तो C3 × V, C3 की वैल्यू कितना है, 4, मतलब 4 माइक्रो 10⁻⁻6 माइक्रो फैराड, और वोल्ट कितना, 2। तो कितना हो जाएगा, 8 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा मतलब। ठीक, तो कितना माइक्रो कूलम चार्ज होगा, तो 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, डायरेक्ट ही आ जाएगा, सॉरी। ठीक, तो होता है कभी कभी ऐसा भी, मतलब सारी चीज़ हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का एकदम दिमाग में धंसा होता है कि जैसे ही दिखेगा बहुत सारा कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने पे भिड़ जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, जैसा मैं करने पे चला गया था, मतलब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता फिर कैलकुलेट करता। तो यहाँ पे मैं ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे समझ में आया कि मतलब ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्लिक नहीं करता है, पर बीच में भी कभी क्लिक करे तो वापस जाके मतलब सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो सोच लिए हैं ठान लिए हैं वही करेंगे, हम तो नहीं बदलेंगे। मतलब सोच लिया कि इक्विवेलेंट से कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट से ही कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक, ठीक है, तो ये मतलब सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। अगले सवाल के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, 2 पॉइंट चार्ज -Q and this are placed in the XY plane at the origin। ठीक है, एट ओरिजिन एंड पॉइंट P। ओके, एक चार्ज जो है ओरिजिन पे -Q रखा हुआ है और दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 0। ठीक है, एज शोन इन द फोटो, दिस रिजल्ट इन एन इक्विपोटेंशियल सर्किल ऑफ रेडियस R एंड पोटेंशियल V इन द एंड पोटेंशियल V = 0 इन XY प्लेन विथ इट सेंटर एट B, 0। ऑल द लेंथ आर मेजर इन मीटर, द वैल्यू ऑफ R एंड B विल बी, क्या होगा। ठीक है, तो दे रहा है कि इन दोनों चार्ज की वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट हो रहा है XY प्लेन में। ठीक, तो वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बोल रहा है कि एक सर्कल बन रहा है, मतलब इस पूरे सर्कल पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस दिस एंड पोटेंशियल दिस, और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 है। ठीक, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो सर्कल इक्विपोटेंशियल सरफेस बना हुआ है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का, मतलब सर्कुलर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस सर्कुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस का रेडियस क्या होगा और उसका सेंटर कहाँ पे होगा। और ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना हुआ है उस सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 है। ठीक,
ठीक है। तो इन सभी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, तो लेट से अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वो भी जीरो होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो भी जीरो होगा। तो ये दो पॉइंट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। और लेट से मान लेते हैं कि इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं कि सेंटर कहीं यहाँ पे b, 0 पे है, ठीक। और सेंटर से फिर लेट से दो पॉइंट लेते हैं, एक इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस b है, और इसका सर्किल का रेडियस जो होगा वो कैपिटल R होगा। तो जो a होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b-r x, और y 0 हो जाएगा। वैसे ही पॉइंट b का अगर कोऑर्डिनेट देखें तो वो कितना हो जाएगा, b+r, सर्किल का रेडियस कैपिटल R है तो, कॉमा 0, ठीक। तो ये जो दो पॉइंट हो गया ए और बी। अब लेट से ए पर भी पोटेंशियल जीरो होगा, नेट पोटेंशियल, और बी पर भी नेट पोटेंशियल जीरो होगा। तो लेट से ए पर पोटेंशियल जीरो करते हैं, तो सम ऑफ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज नहीं, ये वाला चार्ज वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कैलकुलेट करते हैं, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल ड्यू टू ये माइनस क्यू कितना होगा, KQ/R। अब R के लिए क्या, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा हमें। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला सिर्फ हमें क्या क्या पता है, हमें पता है पूरा ये b पता है, तो b माइनस, अगर हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करें, सिंपल b माइनस कैपिटल R कर दें तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b माइनस कैपिटल R। तो KQ/R करेंगे तो पोटेंशियल क्या, Q कितना निगेटिव बाई R कितना, R b-a, ठीक, b-r, सॉरी, मतलब यही वाला पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस, ठीक। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू अगर कैलकुलेट करें पॉइंट ए पे तो वो कितना हो जाएगा, KQ, तो लिख ही देते हैं पहले K, और Q कितना है, Q/√3, और बाई R कितना होगा, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा ये डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 2, 0, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 2, ठीक। तो 2 माइनस ये वाला डिस्टेंस कर दें तो ये डिस्टेंस कितना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 माइनस वो डिस्टेंस कितना है, b-r। तो हमें मिल जाएगा ये बचा हुआ डिस्टेंस, ठीक। ये जो डिस्टेंस है वो b-r है। तो दिस डिवाइडेड एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को अगर देखें ध्यान से तो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, मतलब इसको मेकअप करके थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। तो K और Q, KQ, तो वो तो उसको उधर भेजे, कॉमन लेके खोपचे में, मतलब कॉमन लेके इधर भेज दे तो नीचे चला जाएगा, 0/समथिंग 0 बन जाएगा। बचेगा क्या इधर, 1/, ये निगेटिव में बचेगा, यहाँ माइनस साइन है तो निगेटिव में है तो उसको उधर भेज दे तो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 1/b माइनस कैपिटल R बच जाएगा। इधर क्या बनेगा, 1/√3 इंटू 2 माइनस b+r, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को पलट दे सिंपल, तो √3 इंटू 2 माइनस b+r इज इक्वल टू b-r। ये लेट से इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, कुछ खतरनाक सा बना हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही अब b पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, और b पे फिर पोटेंशियल 0 करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू ये माइनस क्यू कितना हो जाएगा, ये b और प्लस r, तो KQ/b+r, ठीक, प्लस KQ, और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा, ये देखा जाए तो टोटल कितना है b+r, और सिर्फ ये डिस्टेंस 2 है, तो कितना हो जाएगा b+r -2। b+r जो है पूरा डिस्टेंस है, और 2 ये है, तो b+r -2 करें तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, तो वही डिस्टेंस हमें चाहिए। एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक, क्योंकि दोनों पूरे सरफेस पे पोटेंशियल 0 होगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, अगेन KQ को खोपचे में लेंगे और उधर भेजेंगे तो वो 0 बन जाएगा, और इधर ये जो मसाला है इन सभी मसाला को उधर भेज दिया अगर, तो ये बन जाएगा 1/b+r इज इक्वल टू, इधर अगर देखें तो क्या बचा है, 1/√3 इंटू b+r -2,
फिर पलट के इसको लिख दे तो क्या बनेगा, √3 इंटू बी प्लस आर माइनस 2 इज इक्वल टू बी प्लस आर। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब अपने पास देखा जाए तो बी और आर दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करके बी और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करते हैं। तो करें तो क्या करें, तो लेट से इस इक्वेशन से हम किसी एक इक्वेशन से बी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं आर के टर्म में और दूसरे में डाल देते हैं कि वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो लेट से इस यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, तो इसको लिखिए अगर, तो 2√3 माइनस √3b प्लस √3 कैपिटल आर इजकल टू बी माइनस आर। तो यहाँ से अगर देखें अगर तो क्या, तो 2√3 प्लस √3 आर प्लस आर इज इक्वल टू बी प्लस √3b। आर को इस साइड लिखा और बी को इस साइड लिख लिया, ठीक। अब वहाँ से b का एक्सप्रेशन लिखे तो 2√3 प्लस √3 कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3, ये b का वैल्यू आया। तो लेट्स से कोई इक्वेशन 3 बोलते हैं। अब इस b के वैल्यू को क्या करते हैं कि इसमें डाल देते हैं, ठीक। तो वो r में कन्वर्ट हो जाएगा। लेंदी सा है, कुछ आसान तरीका आपको मिल जाए तो उससे भी जा सकते हो, अभी तो दिख नहीं रहा है कुछ इजी पीजी, ठीक। या फिर दोनों को अगर ऐड कर देते तो क्या कुछ बनता क्या, अगर ऐड करेंगे दोनों को तो b ये कैंसिल होगा, फिर भी डायरेक्ट बनेगा नहीं, पर थोड़ा सा इजी शायद मुझे लगता है कि हो सकता है दोनों को ऐड करें तो। दोनों को ऐड करें तो b की वैल्यू r के टर्म्स में, ठीक है जो भी हो, r थोड़ा इजी बनेगा क्या उसमें, ये भी ठीक ही लग रहा है। दोनों को ऐड करके भी करेंगे तो b और b कैंसिल होगा, यहाँ से r और r कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट r के टर्म्स में, और फिर यही r के टर्म्स में ही आएगा, कुछ आएगा बनेगा, टू टाइम्स में जाएगा शायद, वो कुछ अलग बनेगा और ये कुछ अलग बन रहा है, तो लोचा तो नहीं है कुछ। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड ही करते हैं, यहाँ पे कुछ मेरे को लोचा लग रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, 1 + 2 करें अगर तो क्या होगा। अब देखो √3 इधर है, ये सारा मसाला जो अंदर है वो सब ऐड होगा, तो b और b कैंसिल हो जाएगा, r और r जो है 2r बन जाएगा, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इधर क्या बनेगा 2r। तो ये बनेगा 2√3 कैपिटल R इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो कैपिटल R कैंसिल होगा, तो b सिंपल क्या बन जाएगा 2b। यहाँ से b की वैल्यू क्या आई √3r, ये सिंपल आया, तो उस समय पता नहीं क्या कुछ खतरनाक आया हुआ था, तो ये बना। अब b की वैल्यू जो भी सुकून जो भी पसंद का इक्वेशन हो, उस वाले इक्वेशन में हम b की ये वैल्यू डाल देंगे। तो लेट से हम नीचे वाले में ही डाल देते हैं, तो इसमें ही अगर b की वैल्यू ये डाल दें तो क्या बनेगा, √3 b की वैल्यू क्या, √3r प्लस r माइनस 2 इजिकल टू b की वैल्यू √3 कैपिटल R प्लस कैपिटल R, ठीक। तो यहाँ से ये क्या बना, 3 कैपिटल R प्लस √3r माइनस 2√3 इजिकल टू √3 कैपिटल R प्लस R। √3 कैपिटल R प्लस प्लस कैंसिल, तो ये कितना बना, इसको उधर ले जाएं तो 3r माइनस r कितना 2r इज इक्वल टू, ये उसको उधर भेजेंगे तो 2√3, तो यहाँ से कैपिटल R कितना आया √3, तो ठीक है ये बन गया। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू r है तो √3 और कैपिटल R की वैल्यू √3, तो ये 3 बन जाएगा। तो b की वैल्यू कितना हुआ 3 और r की वैल्यू √3, हमें क्या यही पूछ रहा था, तो कैपिटल R की वैल्यू √3 मतलब 1.732 समथिंग, और b की वैल्यू 3, तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, यही b और r हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टू कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C1 दिस एंड C2 दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज दिस, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी
इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विल बी क्या होगा, ठीक। मतलब दो कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया, सॉरी सीरीज में कनेक्ट किया और फिर उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया गया। लेट्स से ये C1 C2 और ये V है, तो सब कुछ वैल्यू दे रखा है, C1 का भी, C2 का भी और V का भी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस कॉम्बिनेशन में जो भी एनर्जी स्टोर होगा उसका मतलब उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। तो एनर्जी लेट से इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, लेट से इन दोनों का जो इक्विवेलेंट चेंज हो जाए भाई कैपेसिटेंस है, उसको C इक्विवेलेंट या फिर C0 लेट से बोल देते हैं, ठीक। तो जो स्टोर्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ C0 V स्क्वायर, जो भी इन दोनों में स्टोर्ड एनर्जी होगा, ठीक। तो पहले तो जो और हमें क्या एरर कैलकुलेट करना है, मतलब क्या बेसिकली कैलकुलेट एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या, डेल E बाई ई इंटू 100, इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ठीक है, तो पहले तो E कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या, पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो देखना पड़ेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2 है तो मतलब 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ 2 है तो C1 C2 C1 प्लस C2 कर सकते हैं। तो C1 C2 C1 प्लस C2, तो 2 + 3 5 पे 000, तो ये ख़त्म। तो ये 2 से करे तो 4 टाइम्स में 00, तो 4 3 12 पे 00, इतना माइक्रो फैराड जो होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक। तो जो E होगा एनर्जी वो क्या होगा, हाफ C0 कि मतलब 1200 इंटू V स्क्वायर। अब V की मेन वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट, और ये जो एरर उसमें है तो मेन वैल्यू क्या है 5, तो 5 स्क्वायर, ठीक। तो कुछ बनेगा ये, लेट से इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। ये कुछ टोटल एनर्जी हो गया। अब अगर देखा जाए तो हमें चाहिए एनर्जी में एरर, मतलब डेल E। तो अगर यहाँ से देखा है अगर, तो इसको एरर के फॉर्मूले में लिखें तो एरर क्या होता है, मतलब जैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, डिफरेंशियल कैलकुलेट करें, तो डी ई या फिर डेल ई लिखें। लेट से डी ई लिखते हैं, डी ई क्या होगा, हाफ डी, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट एरर में लिखा, डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला छोड़ देते हैं, मतलब डेरिवेशन हो जाएगा वो, फिर लेंदी बन जाएगा। इसको डायरेक्ट एरर लिखते हैं, डेल ई बाई ई जो होगा वो क्या, डेल सी बाई डेल C0 बाई C0 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल V बाई V। मतलब ये रिलेटिव एरर का जो फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड सा फार्मूला के जो पावर होता है वो यहाँ पे चलाता है, और ये एरर जो भी होता है इंडिविजुअल एरर हम हमेशा ऐड करते हैं और ऐड कर देते हैं ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए हमें ये कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो ये तो पता है, डेल भी पता है, V पता है, ये रहा डेल V और ये रहा V। C0 भी पता है, यहाँ पे C0 अभी हमने कैलकुलेट किया, लेकिन डेल्टा C नहीं पता है। तो डेल्टा C कैलकुलेट करना होगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में एरर कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए क्या, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1/C0 इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से अगर डिफरेंशियल कैलकुलेट करें, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलेट करते तो क्या होगा, माइनस डेल्टा C या फिर DC या फिर डेल्टा C, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट से डेल्टा C लिखते हैं, डेल्टा C0/C0 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा C1/C1 स्क्वायर माइनस डेल्टा C2/C2 स्क्वायर। मतलब 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 dx/1/x स्क्वायर। मतलब अगर y इज इक्वल टू 1/x है तो dy क्या होगा, -1/x स्क्वायर dx, ठीक। स्टैंडर्ड जो अपना डिफरेंशियल होता है, तो वही हमने यहाँ पे किया है, ये सेम मतलब हर जगह। तो ये माइनस माइनस जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो माइनस कैंसिल होगा तो ये सब प्लस बन गया। तो यहाँ से अगर देखें तो डेल्टा C0 क्या होगा, डेल्टा C0 इज इक्वल टू, अगर लिखें अगर, तो C0 स्क्वायर इंटू डेल्टा C1/C1 स्क्वायर। तो डेल्टा C1 कितना, 10 फेराड, और C1 मतलब कितना है 2000। तो यहाँ पर डाल देते हैं 10/2000 का स्क्वायर प्लस डेल्टा C2, डेल्टा C2 कितना 15, और ये कितना 3000, तो ये 15/3000 का स्क्वायर ये। और C0 की वैल्यू भी अगर डाल दे तो C0 है कितना एक्चुअल में
1200 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करें, डेल्टा सी नॉट तो कितना हो जाएगा। तो इसको करते हैं, इसको क्या करते हैं कि हमें एट द एंड चाहिए क्या, डेल्टा सी नॉट बाई सी नॉट। ठीक, तो एक सी नॉट को हम इधर ला लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं डेल्टा सी नॉट बाई सी नॉट। ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब स्क्वायर यहाँ से हट के ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचा। अब इसको ज़रा निपटाएं तो क्या होगा, तो इसको लिखते हैं 10, अब कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक, तो संभालेंगे 12,000, और इसको लिख सकते हैं फिर दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 00 से 00 कैंसिल, और 12/20 तो 3/5 बन जाएगा, प्लस 15/3000 ऐसे लिख सकते हैं। और एक जो 3000 बचा उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 00 कैंसिल, और 12 तो 6 2 जा और 6 5 जा 30, ये बना। तो डेल्टा सी नॉट बाई सी नॉट की वैल्यू ये आई अपने को, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। ठीक, अब ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये कैलकुलेट करना है, तो अब सीधा कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो अब इस वाले मतलब एक्सप्रेशन में सारा वैल्यू डालते हैं, तो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डेल्टा ई बाई टोटल ई इजिकल टू डेल्टा सी नॉट बाई सी नॉट, उसकी वैल्यू यहाँ पे है, ये कितना है 30/5 2 जा 10, और उस पर 3 0, तो 10⁻³ लिख सकते हैं, प्लस 15 दूना के 30, और 15 पे 10⁻³, ऐसा कुछ है। ठीक, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी बाई वी। ठीक, मतलब डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी कितना 0.2 और वी कितना 5, 0.02 से सॉरी 0.02, यस, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 5 ये रहा। तो और इंटू 100 कर देंगे। अच्छा, तो ई हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये हमने फालतू का ही लिखा। डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ये हो जाएगा, तो इधर भी दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर 100 और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये 100 में से 1000 में से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सिर्फ 10 बचेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से ये हटा देता है, फिर यहाँ से ये हटा देता है, 10 बचेगा, और फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना शॉर्टकट कर सकते हैं करें। तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर जो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बना कितना 30 और 30 ये कितना, नहीं, तो ये मतलब 1 0 से 1 0 ख़त्म, तो 3/10 प्लस ये ख़त्म करेंगे तो 3/15 प्लस ये अगर पॉइंट हटाए तो 2/100 नीचे जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल, तो 2 2 जो 4/5। अब ये सबको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो 3 टाइम्स में 9 प्लस 2 6 प्लस 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 30 39/30, 3 से कैंसिल करें तो ये कितना 13/10, यानी कि 1.3% यही बना। ठीक, तो मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना 1.3% हो जाएगा। तो ये अपना मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था प्रॉब्लम, मतलब ठीक है, एरर वाला ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं थोड़ा लेंदी हो ही जाते हैं। तो ये मतलब बेसिकली अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द न्यूक्लियर चार्ज Jd इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस कैपिटल R। द चार्ज डेंसिटी ρr, charge per unit volume, is dependent only on the radial distance r from the center of the nucleus as shown in the photo। ठीक है, मतलब जो रो है, मतलब एक न्यूक्लियस है उस पर टोटल चार्ज दे रखा है Jd है, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है रेडियस r पे, वो ऐसा दे रखा है फोटो में कि अप टू डिस्टेंस a तक तो वो कांस्टेंट है डेंसिटी, वो d के बराबर है, लेकिन a से r तक वो ऐसे मतलब डिक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, और 0 हो गया यहाँ पर जाके। ऑब्वियस है, मतलब यहाँ पे चार्ज खत्म हो गया तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी 0 हो ही जाएगा। आगे बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इजिकल टू कैपिटल R इज क्या होगा, मतलब ये कुछ बातें बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोला रेडियली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r मतलब जस्ट आउटसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी स्पेरिकल सरफेस, मतलब स्पेरिकल कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और जस्ट आउटसाइड मतलब हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जस्ट सरफेस पे,
तो वो क्या होता है, के क्यू बाई आर सिंपल अपना पॉइंट चार्ज की तरह ही होता है, मतलब टोटल चार्ज को ऐसा कि हम पॉइंट चार्ज मतलब सेंटर पे रख सकें। तो सिंपल के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर ही होता है। और टोटल चार्ज जो है वो तो दे रखा है कि फिक्स है, जेड ई है। तो जो एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या, के जेड ई बाई कैपिटल आर हो जाएगा। तो इसके बराबर वो हो जाएगा। तो वो डिपेंड नहीं करता है, मतलब यहाँ पे दे रखा है कि इनडिपेंडेंट, डायरेक्टली, इन्वर्सली। ए पे क्या मतलब कैसे डिपेंडेंट होगा, तो वो ए पे एक्चुअल में डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि टोटल चार्ज है। अब ए की लोकेशन ये है, इधर रहे या फिर इधर रहे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक। मतलब वो सिंपल टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा, वो एक्सप्रेशन भी ये आएगा। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल बोल रहा है कि फॉर ए इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू जीरो मतलब ये यहाँ पे हो अगर, ठीक, द वैल्यू ऑफ डी मैक्सिमम रो एज सोन इन द फोटो इज क्या होगा, ठीक है। मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे हो जाए, मतलब यहीं से वो चेंज होना शुरू कर दे, तो जो मैक्सिमम डेंसिटी होगा डी, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये यहीं पे हो गया, मतलब ये वाला चीज़ यहाँ पे हो गया, और जो डिक्रीमेंट है वो कुछ ऐसे हो रहा है लेट से, ठीक। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि लेट से एट ए डिस्टेंस आर हम जाएंगे तो उसका जो डेंसिटी होगा वो कैसे रेडियस पे वेरी मतलब डिपेंड करेगा, वो हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक। तो लेट से हम मानते हैं कि एट ए डिस्टेंस आर पे कोई भी पॉइंट एक लेते हैं, वहाँ पे जो डेंसिटी है उसको हम लेट से रो बोल देते हैं, ठीक। तो अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, ये टोटल डिस्टेंस मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस, वो क्या होगा, डी बाई कैपिटल आर, डी बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से स्लोप कैलकुलेट करें या फिर लेट से यहाँ पे करें अगर, तो ये हाइट क्या हो जाएगा रो, और ये वाला कितना हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा रो बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से रो का एक्सप्रेशन क्या है बनेगा, डी बाई कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसको अंदर अगर डाल दे आर को, तो डी वन माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा रो की वैल्यू, मतलब जो डेंसिटी है वो ऐसे कुछ हो जाएगा। अब ये रहा डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब हमें आर के टर्म में कैसे वो मतलब चेंज होगा वो हमें मिल गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, टोटल चार्ज, कि जरा टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज हमें पता है जेड ई है, और इस वाले डेंसिटी का यूज करके अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो वो जेड ई टोटल चार्ज जेड ई, और इसको अगर देखें तो इसका टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर रेडियल डिस्टेंस ऐसे है मतलब, तो इसको कैसे करते हैं, हमें जो डेंसिटी है आर की तरह कैसे वेरी हो रहा है वो पता है। तो अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो क्या, कोई आर डिस्टेंस पे जाएंगे, कैसे करते हैं, एक इस थिन स्पेरिकल सेल लेंगे डी आर थिकनेस का, ठीक। और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4πr² इंटू डी आर। तो वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, इस वाले थिन सेल में जो भी चार्ज स्टोर होगा वो हो जाएगा। तो लेट से उस छोटे से चार्ज को हम अगर लेट से पहले इसे करते हैं, छोटे से चार्ज को अगर डी क्यू बोल दें तो वो क्या होगा, रो इंटू 4πr² डी आर, ठीक। मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या 4πr² डी आर, ठीक। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड, तो डी क्यू को अगर इंटीग्रेट करें, तो डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे पूरा तो टोटल चार्ज बन जाएगा, और टोटल चार्ज जो है वो जेड ई दे रखा है, और इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, तो वो टोटल चार्ज आएगा। रो का एक्सप्रेशन क्या है, रो का एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है डी इंटू वन माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 4πr² डी आर, ठीक, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 4πd, ठीक, ये हो जाएगा r² माइनस r³ बाई कैपिटल आर डी आर जीरो टू कैपिटल आर। इसको इंटीग्रेट करें तो क्या 4πd r² का क्या r³ बाई 3, लिमिट डालेंगे तो कैपिटल R³ माइनस जीरो, तो सिंपली वो क्या बन जाएगा कैपिटल R³ बाई 3
माइनस ये क्या बनेगा r⁴/4 और लिमिट डालेंगे तो क्या r⁴/4 माइनस 0 बन जाएगा, ठीक। और ये नीचे r है तो r³ दोनों साइड से 4πd, r³ बाहर आएगा 1/3 माइनस 1/4 तो ये 4 - 3 1/12 बन जाएगा इज इक्वल टू ZE। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आया, और ये मतलब 4 से तो 3 टाइम्स में जाएगा सिंपल, तो 3ZE/πr³ यही बन रहा है, ठीक। तो जो d का वैल्यू आया मतलब डेंसिटी वो ये आया, दे रखा है 3ZE/πr³, 3ZE/πr³। बी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज ग्रेजुअली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो अंदर पाया गया वो क्या देखा गया कि लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर है। लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर कब होता है, तो अगर आपको याद हो कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब उस पर चार्ज डेंसिटी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, E इजिकल टू ρr/3ε0, जहाँ पे रो क्या होता है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द सॉलिड स्फीयर, वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है आर पे। तो यहाँ भी वही बात बोल रहा है, यानी कि सेम वही वाला सिचुएशन होगा, यानी कि अंदर जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट द बॉडी। तो थ्रू आउट द बॉडी कांस्टेंट है मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे होगा, तो ये जो ए है मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डेंसिटी कुछ ऐसे होगा। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एकदम कैपिटल आर पे। तो जो ए होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा उस केस में। तो ए की जो वैल्यू होगी वो उस केस में वो क्या कैपिटल आर के बराबर होगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बोलोगे कि ये तो याद था तो हो गया, तो कुछ और आता है तो कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। अगर जो चीज़ें याद है तो फिर उसका पूरा डेरिवेशन करने की क्या ज़रूरत है, हमें ये काफ़ी नोन सा सिचुएशन दे रखा है और ये जानबूझ के देते भी हैं कि आपको बैकएंड कैलकुलेशन फालतू का ना करना पड़े, वो जस्ट यही टेस्टिंग है कि वो चीज़ें आपको याद है या नहीं। तो याद है अगर ये सिचुएशन, ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा सिचुएशन है तो ये याद है तो फिर इसके लिए फिर बैकएंड कैलकुलेशन सब कुछ हम नहीं करेंगे, सब कुछ पता है तो फिर कर लेते हैं वैसे ही, ठीक। कुछ अजीब सा सिचुएशन बना के देता है कि r⁴/2 के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो देखते फिर उसके अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन करते, ठीक। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन मतलब ये कंप्लीट हुआ, जो ये कंप्रीहेंशन था बेसिकली, 3 सवाल थे इसके। अगला सवाल देखते हैं, तो ये बोल रहा है इन द गिवन सर्किट अ चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है। देन इन अ स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट इज 3 माइक्रोफैराड, द कैपेसिटर इज क्या होगा, मतलब अच्छा द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफैराड क्या होगा, ठीक है। तो मतलब इस पे कितना चार्ज है वो दे रखा है, तो हमें इस वाले प्लेट मतलब इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक। मतलब ओवरऑल सवाल यही बोल रहा है, ठीक। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लेट से ये दे रखा है कि यहाँ पे अर्थिंग है, तो अर्थिंग है तो ये इसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, ठीक। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इस पे चार्ज दे रखा है कितना 80 माइक्रोकूलम है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसको इक्विवेलेंट करके हम कुछ कर सकते हैं, तो इसके इक्विवेलेंट कुछ आएगा, ठीक। तो ये जो अब देखा जाए तो ये वाला कैपेसिटर और इनका जो इक्विवेलेंट है वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक। और हम सीरीज में जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर 80 माइक्रोकूलम इस पे है तो इस मतलब जो इक्विवेलेंट इनका होगा उस पर भी जो टोटल चार्ज होगा कितना 80 माइक्रोकूलम होगा, और वही 80 माइक्रोकूलम जो है दोनों पे डिवाइडेड होगा, दोनों पे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब, ठीक। तो लेट से उस 80 माइक्रोकूलम में से लेट से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे चला गया, तो इस पे कितना जाएगा 80 माइनस क्यू माइक्रोकूलम मान लेते हैं, ठीक। अब ये क्यू की वैल्यू बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है कि इस पे चार्ज कितना होगा। तो ये दोनों चूँकि प्लेट कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो कर लेते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V = Q/C।
तो Q/3 इज इक्वल टू ये Q/ मतलब 80 माइनस Q, इस पर टोटल चार्ज कितना है 80 माइनस Q/C, C कितना 2। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2Q इजकल टू 3 इंटू 80 24 माइनस 3Q। तो 3Q प्लस 2Q 5Q, Q इजकल टू कितना हो जाएगा 240/3 प्लस 2 5, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, ठीक है। तो 48 माइक्रो कूलम हुआ, तो मतलब यही Q जो चार्ज है वही 3 वाले पे है, तो इस पर कितना हो जाएगा 48। तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है चार्जेज Q, 2Q, 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक solid sphere 1 2 3 of radii r/2 capital R and 2r respectively as shown in the photo। ठीक है। If the magnitude of the electric field at point P at a distance capital R from the center of sphere 1 2 3 are E1 E2 and E3 respectively, then E1 E2 and E3 का वैल्यू क्या होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, ये हमें बताना है। ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, चार्ज लिखते हैं Q है, इस पे 2Q है और इस पे कितना है 4Q। अच्छा दे ही रखा है यहाँ पे Q, 2Q और 4Q, रेडियस भी दे रखा है इनका। ठीक है। तो इस पे अगर मतलब तीनों पे ही हमें सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अगर इस वाले स्पेयर के लिए देखें तो ये जो पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो आउटसाइड लाई कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल KQ/R², उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जो E1 होगा वो क्या K टोटल चार्ज Q/R²। ठीक। E2 देखें, E2 क्या है इसकी वजह से, तो यहाँ पे देखें तो ये जो पॉइंट P है वो जस्ट आउटसाइड या फिर जस्ट ऑन द सरफेस लाई कर रहा है, तो इसके लिए भी इसको हम पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंपल KQ/R² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है 2Q, तो K 2Q/R²। ठीक। E3 की बात करें तो E3 क्या है, मतलब उसके लिए ये जो पॉइंट P है वो अंदर लाई कर रहा है, तो अंदर लाई कर रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है ρr/3 होता है। ठीक। यहाँ पे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R3। ठीक। इनटू R की वैल्यू कैपिटल R वहाँ पे कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 3ε0। तो ये कितना बनेगा 3 से 3 कैंसिल और क्या, अच्छा टोटल चार्ज देखें तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे 4Q है। ठीक, नॉट जस्ट Q, तो 4Q, तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा। ठीक, कैपिटल R से ये स्क्वायर बन जाएगा एंड 4/3 पाई R3। ओके, और R3 में 2R3 होगा, 2R का R3, नॉट जस्ट R का R3। तो ये बन जाएगा 2R द होल क्यूब। तो ये बना कितना, तो ये सिंपल लिखे अगर Q/8 पाई R3ε0, 4 पाई ε0 को अगर हम K लिख दें तो KQ/2 R3 ये बना। ठीक। तो E3 का वैल्यू ये आया। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें कौन, मतलब कंपेयर करें कौन ज़्यादा कौन कम, तो दिख रहा है कि E2 सबसे ज़्यादा है, ये जो 2 है नॉमिनेटर में है, यहाँ पे सिर्फ KQ/R, तो E2 सबसे ज़्यादा है, उससे कम E1 है, सिंपल KQ/R, और ये KQ/R², सॉरी, और ये KQ/R, यहाँ पे ये R² होगा क्योंकि ऊपर एक R और नीचे R, एक कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ R² आएगा। सॉरी, फ्लो में लिखा गया, तो यहाँ पे जाएगा R², ये रहा R², क्योंकि KQ/R² तो सब में ही कॉमन रहेगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो सबसे कम होगा, तो सबसे कम जो है वो E3 रहेगा। ठीक। तो सबसे ज़्यादा E2, फिर E1 और फिर E3, यानी कि C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये मतलब कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मतलब वो दे रखा है कंप्रीहेंशन, नहीं कंप्रीहेंशन नहीं, मल्टीपल चॉइस करेक्ट, एक ही क्वेश्चन है, मुझे लगा कि बहुत सारा क्वेश्चन है, तो सिंगल ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मतलब मल्टीपल चॉइस है तभी जाकर कितना लंबा हो रखा है। ये देखते हैं क्या बोल रखा है कि इन द फिगर द इनर साइड
द इनर शेडेड रीजन ए रिप्रेजेंट अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर ए इज इक्वल टू 1 विद इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरी विथ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर रो ए एज के आर। ठीक है, मतलब ये अंदर वाला जो है एक स्पेयर है जहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है, रो ए के आर के तरह वेरी कर रहा है। ठीक, वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट इन स्पेरिकल सेल बी ऑफ आउटर रेडियाई आर बी। ठीक, द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरी रो बी एज 2k/r। ठीक है, मतलब बाहर जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसे वेरी कर रहा है, 2k/r। ठीक है, अज्यूम दैट द डायमेंशन आर टेकन केयर ऑफ, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी आर इन द एसआई यूनिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन जरा पढ़ते हैं, मतलब ये करेक्ट नहीं है, पढ़ते हैं इसको। आर बी क्या, रूट, अगर आर बी की वैल्यू √3/2 हो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। अच्छा, तो आर बी मतलब ये वाला अगर रेडियस √3/2 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो है वो 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 कब हो सकता है, जब टोटल चार्ज 0 हो। ठीक, मतलब जितना चार्ज इसकी वजह से हो उतना ही चार्ज ये जो पार्ट है उस वाले पार्ट की वजह से हो। ठीक, तो और ये दे रखा है कुछ पॉजिटिव निगेटिव, वेयर के इज पॉजिटिव, तो अंदर वाला तो जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक, और ये भी तो पॉजिटिव ही है, तो फिर 0 होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है, तो दोनों का सम करके कुछ ना कुछ तो चार्ज आएगा ही। तो बाहर चार्ज 0 हो चाहे इसका वैल्यू कुछ भी हो, आर ए की वैल्यू दे रखा है 1। ठीक है, बाहर वाले रेडियस कुछ भी हो, मतलब अंदर बाहर, तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता है क्योंकि टोटल चार्ज तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये तो बिना चेक किए ही गलत इसको बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं, इफ़ आर बी इज इक्वल टू 3/2 देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड द बी विल बी दिस। अब ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक, कि अगर आर बी की वैल्यू ये हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड बी, मतलब जस्ट आउटसाइड बी कितना, k/ε0। कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम टोटल चार्ज जस्ट आउटसाइड पूछ रहा है, अगर तो आउटसाइड पूछ रहा है तो हम KQ/R यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जो जो टोटल चार्ज हो उसको पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसको सेंटर पे रख देंगे और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर के टोटल चार्ज पहले कैलकुलेट करें तो अंदर वाले की वजह से टोटल चार्ज कितना होगा, उसके लिए क्या हम ऐसे में कैलकुलेट कैसे करते हैं, आर डिस्टेंस पे जाएंगे, एक थिन सेल लेंगे जिसका थिकनेस क्या होगा dr, तो उस थिन सेल में जो टोटल चार्ज होगा, लेट से अगर उसको हम dq बोल रहे हैं तो dq कितना होगा, ρ/4πr²dr, मतलब चार्ज डेंसिटी इंटू ये स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम। और इसको अगर इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू RA तो हमें अंदर वाले स्पेयर में कितना चार्ज है वो मिल जाएगा। करते हैं, तो रो ए की वैल्यू कितना दे रखा है ए के लिए, तो लेट से इसको QA बोल देते हैं। तो 0 RA की वैल्यू कितना है 1, रो की वैल्यू कितना है KR, 4πr²dr। इसको करें तो क्या 4πk जो है वो बाहर आ जाएगा, k और 4π, ये बनेगा r³ इंटीग्रेट करेंगे तो r⁴, उसको लिमिट डालेंगे तो 1/4 माइनस 0/4, तो ये 1/4 ही बचेगा। तो सिंपल कितना बचा πk, ये टोटल चार्ज ऑन अंदर वाला स्पेयर आया। ठीक, वही बाहर वाला स्पेयर के लिए कैलकुलेट करना हो तो सेम ही टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा, बस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हम 0 से RA गए, अब कहाँ से RA से RB जाएंगे, RA की वैल्यू कितना 1 और RB की वैल्यू कितना है 3/2। तो जो चार्ज ऑन B होगा वो क्या 1 से लेकर के 3/2। अब जो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो B का जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो डालेंगे, तो B का कितना है 2k/r, तो 2k/r इंटू 4πr²dr। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, तो ये सब 8k पाई। ठीक, और ये R से R कैंसिल होगा, सिर्फ R बचेगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो r²/2, लिमिट डालेंगे तो क्या
r² बाई 2 में से जो नीचे वाला 2 है उसको ऐसे रख देते हैं, और 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस 1। ठीक, तो क्यू बी कितना हो जाएगा 4πk, और 9/4 माइनस 1 तो कितना 5/4, 4 कैंसिल तो 5πk, ये बना चार्ज ऑन बी। तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना आया, क्यू ए प्लस क्यू बी करे तो 5 + 1 6πk हो जाएगा। तो क्यू ए प्लस क्यू बी करें तो 6πk। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V = KQ/R। तो के क्यू कितना, मतलब ये के क्या था 4πε0, वही वाला के नहीं, ये के कांस्टेंट है। इसको ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना 6πk डिवाइडेड बाई कैपिटल R। और कैपिटल R की वैल्यू कितना होगा, हमें जस्ट RB के बाहर कैलकुलेट करना है। तो RB के बाहर कैलकुलेट करना है तो RB की वैल्यू कितना है 3/2। सॉरी कैमरा ऑफ हुआ, इसको ऑन करते हैं। ओके, ऑन हुआ। तो RB की वैल्यू कितना 3/2, तो ये R की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, तो यहाँ से ये क्या बना, ये बना 2 से अगर देखें तो ये 2 टाइम्स में, और 2 से 3 6, और पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या के और ये ε0, तो k/ε0 बचा। तो पोटेंशियल ये यही शायद दे रखा है k/ε0, सही है। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो बाहर पोटेंशियल होगा वो यही होगा। ठीक, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि अगर RV की वैल्यू 2 हो देन द टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 15πk होगा। तो अभी ये फिर से करना होगा, तो फिर से पूरा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हमने A का कैलकुलेट कर रखा है तो A का तो चार्ज वही रहेगा। B के लिए जो यहाँ पे कैलकुलेट किए तो हमने लिमिट लिया 1 से 3/2। अब RV की वैल्यू अगर 2 बोल रहा है तो लिमिट क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 2। तो 1 से अगर 2 करें तो यहाँ पे चेंज आएगा सिर्फ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 - 1 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हटा के यहाँ पे 3 लिख दे तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन बी। तो जो चार्ज ऑन बी होगा, अब इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, क्यू बी कितना हो जाएगा 8 मतलब 8 लिख जा 8πk/2 इंटू 3। ये 2 से 4 तो 4 3 जा 12πk हो जाएगा। तो 12πk बी पे और ए पे वही चार्ज रहेगा पहले वाला ही, उसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो 12 + 1 13πk हो रहा है टोटल चार्ज फॉर दिस। यहाँ पे 15πk दे रखा है तो गलत है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इफ़ RB इज दिस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी विल बी ये। और फिर अगेन टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जस्ट आउटसाइड पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जस्ट आउटसाइड कैलकुलेट करने के लिए क्या KQ/R यूज कर सकते हैं, KQ/R², सॉरी, जहाँ पे Q क्या टोटल चार्ज ऑन द स्पेयर। तो फॉर RB मतलब 5/2 के लिए फिर से टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा। तो टोटल चार्ज में अगेन क्या चार्ज ऑन A तो वही रहेगा, चार्ज ऑन B जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट चेंज होगा 1 से लेकर के लिमिट क्या आ जाएगा 5/2 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा 21/4। तो जो नया वाला चार्ज ऑन बी आएगा क्यू बी, लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कितना 8k/2 इंटू 21/4। तो ये कितना बनेगा 4 2 8 21 पाई के, और पाई के उधर था तो टोटल चार्ज कितना हो गया 22πk। ये टोटल चार्ज हुआ। फील्ड हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या KQ/R मतलब 1/4πε KQ/R², सॉरी, तो 1/4πε0 और टोटल चार्ज कितना 22πk/R²। अब R की वैल्यू कितना 5/2, क्योंकि जस्ट आउटसाइड बी कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर KQ/R², ये बनेगा। तो इसको जरा अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, पहले तो काट कूट करते हैं, इसको थोड़ा लिख लेते हैं पहले 22πk/4πε0 इंटू 25/4। पाई से पाई खत्म, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या 22/25 k/ε0, यही बचा। यस,
तो 22 बाई कुछ तो अनाप शनाप दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। जस्ट आउटसाइड बी ही पूछ रहा है, यस, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। तो यही मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया। ए वाला ऑप्शन क्या मल्टीपल करेक्ट था, फिर भी एक ही ऑप्शन हुआ, ठीक है, मतलब तो बी ऑप्शन ही मतलब करेक्ट हो जाएगा इसका सिर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज ए स्पेस डी बिटवीन द टू प्लेट ऑफ एरिया ए। द रीजन बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ n dielectric layers parallel to its plate, each with thickness delta is equal to d by capital N. The dielectric constant of mth layer is km is equal to k into 1 plus m by n, ठीक है। For very large n the capacitance C is this, the value of alpha will be क्या होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स मतलब ऐसे ऐसे भरे हुए हैं, और ठीक, और मतलब बोल रहा है कैपिटल एन डाइलेक्ट्रिक्स इसमें अंदर भरे हुए हैं, और एक डाइलेक्ट्रिक्स का जो थिकनेस है वो क्या है, डेल्टा है, और डेल्टा की वैल्यू क्या दे रखा है, डी बाई कैपिटल एन, जहाँ पे डी क्या है, इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है, मतलब इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक, ठीक है, ठीक। और क्या बोल रहा है, और एमिथ लेयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो क्या मतलब के एम, वो क्या दे रखा है, मतलब ये के इंटू 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। ठीक, तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे कैपेसिटर का कैलकुलेट करना है। तो अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे अगर डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं तो हर डाइलेक्ट्रिक मतलब एक कैपेसिटर की तरह बन जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे दो प्लेट दो सरफेस बनेंगे, वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, और देखा जाए तो ये सारे जितने भी कैपेसिटर हैं वो सब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा तो 1/c इक्विवेलेंट जो होगा 1/c1 प्लस 1/c2, सॉरी ये कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में नहीं। तो सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि मतलब ऑब्वियस है, ऐसे इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट का पास्ट टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, ऐसे करके वो जाते जाएगा। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मतलब इन जो मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर है वो बहुत ज़्यादा है, एन, और एन दे रखा है कि वेरी लार्ज। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट इंडिविजुअल सम तो समेशन करने में नहीं जाएंगे। ठीक, तो इसको इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट समेशन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इंटीग्रेशन। ठीक, तो इसको इंटीग्रेशन से अगर करें तो इसको ऐसा करते हैं, हम ऐसा लेते हैं कि लेट से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सेम वाला, और हम मान के चलते हैं कि इसके बीच एक यूनिट मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक से ये भरा हुआ है। ठीक, और हम क्या करते हैं कि लेट से x डिस्टेंस पे जाते हैं। ठीक, और वहाँ पे एक dx थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं। ठीक, लेट से ये वाला mth डाइलेक्ट्रिक है, हम मान के चलते हैं। ठीक, तो इसका जो थिकनेस है पहले तो dx वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे दे रखा है कि वो डेल्टा के बराबर है एक का, और ये d बाई कैपिटल N के बराबर होगा। अब पीछे थोड़ा सा अनाउंसमेंट चल रहा है, थोड़ा शांत होते हैं, गाना सुनते हैं। जिनका बिजली बिल बकाया है वो जमा कर दें। हाँ, तो अनाउंसमेंट ये है कि जिनका भी बिजली बिल बाकी है वो जमा कर दे, नहीं तो लाइन काट दी जाएगी। और क्या, और लुका छुपी करके बिजली जलाते समय जो पकड़े जाएंगे उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यही अनाउंसमेंट था, मोहल्ले में हो रहा है मतलब। ठीक, ठीक है, तो अनाउंसमेंट हो गया। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि मतलब एक्स, लेट से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस लेते हैं। ठीक, और वो थिकनेस हमें पता है कि वो d बाई एन के बराबर होगा। ठीक, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेट से ये mth डाइलेक्ट्रिक्स है, तो ये थिकनेस होगा m टाइम्स ऑफ थिकनेस, यानी कि m टाइम्स ऑफ d बाई एन जो होगा वो x के बराबर होगा। ठीक, एक का
थिकनेस जो है वो डी बाई एन है, तो एम का थिकनेस कितना हो जाएगा, इंटू एम, वो एक्स के बराबर। ठीक। अच्छा, अब कैपेसिटेंस अगर इसका लिखें तो वो क्या होगा, सी इजकल टू क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, तो एरिया तो वही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के एम इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब के एम की वैल्यू क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, के एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, और डी क्या, डी एक्स, मतलब डी क्या आता है, थिकनेस, तो थिकनेस हमारा कितना है, डी एक्स। ठीक, ये डी एक्स हो जाएगा। के एम की वैल्यू क्या है, ये वाला, तो के एम की वैल्यू क्या है, के इंटू वन प्लस एम बाई कैपिटल एन। ठीक, अब ये जो एम बाई कैपिटल एन है उसका वैल्यू अगर हम एक्स के टर्म्स में डालना चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से एम बाई एन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई एक्स। ठीक, तो ये जो सी है उसको क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, वन प्लस एम बाई एन को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई डी। ठीक, एम बाई एन को यहाँ से एक्स बाई डी लिख सकते हैं। ठीक, और नीचे ये डी एक्स है। ठीक, तो ये जो है कैपेसिटेंस एक सिंगल का हुआ। ठीक, तो वैसे ही हमें सबका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके और बस बेसिकली इन्वर्ट करके उनको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो वन बाई सी इक्विवेलेंट जो होगा वो समेसन ऑफ वन बाई सी। ठीक, और ऐसे इनफाइनाइट समेसन जाएगा, तो ये इनफाइनाइट समेसन क्या है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो बेसिकली ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई सी। ठीक, अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई सी करें तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या, वन बाई सी कितना, ए एप्सिलॉन नॉट के, और डी एक्स जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक, और ये क्या बन जाएगा, वन प्लस एक्स बाई डी की पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक, मतलब ये नीचे आएगा तो पलट के लिखे तो पावर माइनस वन। ठीक, ठीक है, तो ये हुआ, और क्या, और इसमें क्या, और लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे, तो लिमिट की अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू कहाँ से, जीरो से लेकर के डी तक वैरी होगा, तो एक्स की लिमिट क्या हो जाएगा, फ्रॉम जीरो टू डी। ठीक, यहाँ पे जो समेसन था वो समेसन को कहाँ से लिखेंगे, समेसन दिस एंड फॉर एन इजकल टू वन टू लेकर के कैपिटल एन तक। ठीक, मतलब कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्म्स थे, और ये कैपिटल एन बहुत ज़्यादा नंबर है, तो ये इनफाइनाइट समेसन है एक्चुअल में देखा जाए तो, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली एट द एंड हमें ये इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसको करते हैं, तो यहाँ से लें अगर, तो पहले तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालें, ए एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें, तो ये है क्या, डी एक्स बाई, अगर देखा जाए तो डी प्लस एक्स, और ऊपर डी आएगा तो डी को कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन है फ्रॉम जीरो टू डी। अब ये देखा जाए तो वन बाई एक्स की तरह है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन एक्स, तो एल एन मतलब डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट के एल एन डी प्लस एक्स जो भी नीचे है। ठीक, और फ्रॉम लिमिट फ्रॉम जीरो टू डी, अब जीरो टू डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू डी, और जीरो करेंगे तो सिर्फ डी, तो एल एन टू डी माइनस एल एन डी, तो एल एन टू डी बाई डी हो जाएगा, तो डी ए एप्सिलॉन नॉट के एल एन टू डी बाई डी, तो सिर्फ टू बचेगा, तो ये वन बाई सी इक्विवेलेंट हुआ, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पलट देंगे, तो ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी एल एन टू, ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या दे रखा है इक्विवेलेंट, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एल एन टू अल्फ़ा, मतलब यहाँ पे जो दे रखा है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एल एन टू अल्फ़ा, यही बात, मतलब यही वाला बात ऊपर लिख रखा है। ठीक, तो उसको अगर जो इक्विवेलेंट हमारा आया उससे कंपेयर करें, ए एप्सिलॉन नॉट की के बाई डी एल एन टू, तो क्या ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हुई, वन। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, वन, तो यहाँ पे सिंपली वन पुट कर देंगे। ठीक, तो ये अपना मतलब फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल
plate having separation of 1 centimeter are connected to a DC voltage source of potential difference x. ठीक है, a proton is released at the rest in midway between the two plate. It is found to move at 45 डिग्री to the vertical just after the release. Then the x is nearly equal to क्या होगा? ठीक है, मतलब दे रखा है कि दो लार्ज वर्टिकल मेटल प्लेट है, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x है, मतलब ये क्या v की वैल्यू क्या है x, ठीक है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, और यहाँ पे एक प्रोटॉन को रिलीज किया जा रहा है और उसका जो फाइनल डायरेक्शन है वो कुछ 45 डिग्री, मतलब इधर वो मूव कर रहा है, ठीक। उसका मतलब क्या हुआ कि एक तो प्रोटॉन को अगर रिलीज किया जाए तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, एक तो mg इधर लगेगा और एक QE जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उसका जो नेट मोशन होगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। तो अगर वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इन दोनों का जो समेसन है नेट वो इस डायरेक्शन में आ रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, तो और 45 डिग्री के एंगल पे आने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तभी जा कर के आ रहा है, ठीक। मतलब दो वेक्टर का सम अगर 45 डिग्री एंगल पे आए उसका मतलब क्या, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तभी आएगा, क्योंकि क्या मतलब कॉमन सेंस का है, ठीक, इतना मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि सेंस लगा सकते हैं, ठीक। तो जो QE होगा वही mg के बराबर होगा क्योंकि ये मतलब ये 45 डिग्री है, तो tan थीटा मतलब बेसिकली कैलकुलेट करें मतलब है क्या, ठीक है। अगर नहीं अज्यूम हो रहा है तो देख रहे 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी QE/mg p/b, ठीक, p/b, तो QE/mg और 1045 कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या आया mg इज इक्वल टू QE, ये वैल्यू रहा। अब डाल देते हैं इसमें प्रोटॉन का मास कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है, इसको याद ही रखना है, ठीक। g की वैल्यू कितना 10, q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा E इक्वल टू v/d, सिंपल, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस x है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और d मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो वो डाल देंगे। तो E के बदले हम क्या डाल सकते हैं v/d, v मतलब क्या x और बाई d का मतलब कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या मीटर में, इसको कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे v ही लिखते हैं सिंपल, ठीक, v इंटू 100। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो इसको करे अगर काट कूट करे कुछ तो 1.6 से 1.6 ख़त्म, अगर ये करें तो ये मतलब 10⁻⁻17 हो जाएगा, और इसको करें तो 10⁻⁻10 बचेगा, इंटू 10 इज इक्वल टू v, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या है 10⁻⁻9, वही x की वैल्यू होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो जो x की वैल्यू पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हुआ, ठीक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर ए थिन स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। द वेरिएशन एंड of the magnitude of electric field and the electric potential with the distance r from the center best represented by which of the graph, ठीक। तो मतलब क्या थिन स्पेरिकल सेल हमें कंसीडर करना है, ठीक, और जिसका मतलब रेडियस लेट से कैपिटल R दे रखा है और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेरिकल सेल अब रेडियस R कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, ठीक। तो हम क्या जानते हैं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, ठीक, और पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है और पोटेंशियल कितना होता है कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होता है पोटेंशियल ऑन द सरफेस के बराबर, जो भी सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ/R, ठीक। और बाहर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड
वो क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर। ठीक, बाहर मतलब एट ए डिस्टेंस आर पे। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ऐसे वैरी करता है और अंदर ऐसे होता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो अप टू आर तक, और उसके बाद 1/r² से वैरी करेगा, और यहाँ पे 1/r से वैरी करेगा। तो तेज़ी से कौन गिरेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और एट जस्ट आर पे मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, तो ये देखा जाए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, मतलब जस्ट ऑन द सरफेस क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा ये, और ये के क्यू बाई आर होगा। तो देखा जाए तो नीचे इसके डिनोमिनेटर में एक आर एक्स्ट्रा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे ज़्यादा होगी। ठीक, और ठीक, तो मतलब सरफेस की बात हुई, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो पहले देखते हैं, तो ये वाले केस में तो दोनों ही ऐसे। अब इसमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन वो है वो भी नहीं बता रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो अंदर जीरो है, तो वो देखते हैं माजरा। तो इसमें ये जीरो है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें दोनों में से कोई में कुछ जीरो नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों में से कोई भी पूरा जीरो नहीं है। अब ये हो सकता है ये जीरो है, ये इसमें भी जीरो है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर पे, तो अगर ये जीरो है तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और एट अ डिस्टेंस आर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो और दूसरा बात कि पोटेंशियल जो होगा अंदर वो कांस्टेंट रहेगा अप टू आर तक। इसमें देखा जाए तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इसमें तो पोटेंशियल कांस्टेंट है ही नहीं, तो उससे ये रिजेक्ट। तो जो सिर्फ और सिर्फ सही करेक्ट है वो यही होगा। ठीक, और वो भी देख लेते हैं कि आर, यहाँ एट डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है भी। ठीक, और फिर उसके बाद दोनों मतलब ये 1/r से, ये 1/r² से नीचे गिरेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक, तो यही सवाल था। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा लाई पैरेलल टू वाई एक्सिस इन द वाईजेड प्लेन। ठीक, मतलब वाईजेड प्लेन में। ठीक है, एट अ जेड इजकल टू √3/2a। ठीक है, एक लाइन चार्ज मतलब ऐसे लाई कर रहा है यहाँ पे √3/2a डिस्टेंस पे। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD lying in the XY plane, ठीक, विच इज सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है, इज दिस देन द वैल्यू ऑफ n विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली सिचुएशन क्या दे रखा है, एक वाईजेड प्लेन में, मतलब ये रहा वाई प्लेन और ये जेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में एक वायर ऐसे लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे इस हमने एक एरिया ले रखे हैं, मतलब बेसिकली रेक्टेंगल है ऐसा कुछ। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है कि इस वायर की वजह से इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा। ठीक, तो अगर हम ऐसा करें कि लेट से पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि ये जो वायर है वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है ऐसे, मतलब लेट से दो और कलर लेते हैं ऐसे। ठीक, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये एंगल की बात करें तो लेट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये टोटल लेंथ कितना है, ये वाला a, तो बचा हुआ ये वाला लेंथ कितना होगा, सिर्फ ये वाला लेंथ a/2। ठीक, ये वाला लेंथ कितना है √3/2a, तो ये वाला लेंथ भी वही होगा √3/2a। तो अगर ये एंगल हाफ मतलब थीटा बोलें, सिर्फ आधा वाला पार्ट, तो उस थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा कैलकुलेट करें अगर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर a/2, बेस कितना √3/2a, तो a/2 खत्म, 1/√3, 1/√3 मतलब थीटा की वैल्यू कितना होगी 30 डिग्री।
तो मतलब कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक, तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री का है। ठीक, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 60 डिग्री कवर कर रहा है। ठीक, अगर पूरा 360 डिग्री लिया जाए तो 360 डिग्री में एक पूरा सिलेंड्रिकल शेप आएगा, उसका सिर्फ 60 डिग्री पार्ट, मतलब इसको मैं ऐसा बोलूँ, लेट्स से ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ पे वायर है वो, तो हमें सिर्फ 60 डिग्री यहाँ से फ्लक्स कितना जा रहा है वो कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे मतलब वो एरिया है ऐसे कुछ, ये इमेजिन हो रहा है, मतलब यहाँ पे तुम इस साइड से जाके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि मतलब वायर है ऐसा, नीचे एक प्लेट लगाया गया है। ठीक, ये वाला एरिया है, इस एरिया के थ्रू हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इस पूरे के थ्रू कितना होगा, अगर क्लोज सरफेस ले ले तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लें ऐसे कुछ, तो इनक्लोज चार्ज क्या होगा, इस लेंथ में जो भी चार्ज है तो इस लेंथ में कितना चार्ज होगा, ये वाला लेंथ कितना है एल लेंथ है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा की वैल्यू क्या, लैम्डा ही दे रखा है सिर्फ, तो लैम्डा इंटू एल जो होगा टोटल चार्ज हो जाएगा। तो उस टोटल चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स कितना आएगा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स हो गया। तो इस पूरे डायरेक्शन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट में, तो उस वाले पार्ट में कितना हो जाएगा इंटू 60/360, क्योंकि पूरा 360 का मैं सिर्फ 60 डिग्री वाला चाहिए, तो 16 चाहिए, तो 16 लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट वो 5 हो जाएगा। तो वही 5, और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, लैम्डा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू दे रखा है लैम्डा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 6। ठीक, तो यही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 6। ठीक, तो ये सवाल हो गया। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट, कैमरा ऑन, फोन ऑन, इसको ऑफ करके ऑन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक, इट हैज ए स्पेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस कैपिटल R/2 विथ इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एज सोन इन द फोटो। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance 2r from the axis of the cylinder is given by this, then the value of K will be का होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोल क्या रहा है कि मतलब एक तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है और उसमें एक कैविटी हमने स्पेरिकल कैविटी कट किया है यहाँ पे। ठीक, और उन पूरे जो स्ट्रक्चर बचा उसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक, तो इसमें हमें कुछ मतलब कैलकुलेट करना है के की वैल्यू। तो बेसिकली हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो लेट्स से इसको करते हैं। पहले तो इस पॉइंट P पे हम इसको ऐसे करेंगे, दो पार्ट में करेंगे। इसको हम मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे कैविटी है तो उसको कैसे डील करेंगे, एक तो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से ये भरा हुआ है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से भरा हुआ है। यहाँ पे एक स्पेरिकल सेल है जो कि निगेटिवली चार्ज डेंसिटी है उस पर, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिला के यहाँ पे कैविटी बन जाएगा। तो इसको दो एलिमेंट हम मान सकते हैं। एक एलिमेंट क्या, ये यूनिफॉर्म पूरा मतलब चार्ज रॉड या फिर सॉलिड सिलेंडर जो भी है। ठीक, और उसकी वजह से यहाँ पे अगर हम वो कैलकुलेट करें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा, तो पहले तो इसको हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि एक लाइन चार्ज की तरह मान सकते हैं। ठीक, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा क्या हो जाएगा, रो इंटू एरिया, रो इंटू πr²। तो ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज, ये क्या है, चार्ज बाई लेंथ इंटू एरिया। अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो सिर्फ चार्ज पर यूनिट लेंथ बचेगा, तो वो लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू ये हो गई, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2k लैम्डा बाई आर, जहाँ पे k क्या मतलब वो ये वाला k नहीं, यहाँ पे k कुछ और दे रखा है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको एप्सिलॉन नॉट का टर्म में लिखे तो क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ये एक्सप्रेशन होता था। उसकी अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें
तो ये क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू रो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की वैल्यू क्या, कितना डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है, 2r डिस्टेंस पे, तो डिवाइड बाई 2r। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अब जो स्पेयर है उसकी वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल KQ/r²। उसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड द स्पेयर लाई कर रहा है। तो उसके लिए इस पे स्पेयर पे पॉइंट चार्ज कितना होगा, मतलब उस पर जो टोटल चार्ज होगा Q वो कितना होगा, तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इजकल टू क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या, रो, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई, और रेडियस कितना है r/2 का द होल क्यूब विथ माइनस साइन। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेट से इसको E1 बोल देते हैं, E2 क्या हो जाएगा, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू कितना, रो 4 पाई r³ बाई 3, और ये नीचे 8 आ जाएगा। ठीक, नीचे जो 2 का क्यूब था, तो KQ/r², r² मतलब क्या, 2r का द होल स्क्वायर। ठीक, ये विथ माइनस साइन होगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब बेसिकली दिस प्लस दिस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या, रो पाई r², इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, या फिर पहले लिख लेते हैं फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, रो पाई r² बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r से एक r कैंसिल हुआ तो ऊपर सिर्फ r बचेगा। ठीक, यहाँ पे देखें अगर तो, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक, और 8 गुने 3 और इंटू 4, तो 1/8 इंटू 3 इंटू 4, बाकी का क्या बचा, रो पाई r³ और नीचे क्या, r², तो r² से ये r³ ख़त्म, तो बचा क्या, रो पाई r बाई, अच्छा यहाँ पे पाई पाई भी तो कैंसिल होगा, ये पाई पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पाई पाई कैंसिल होगा, तो ये पाई भी कैंसिल हो गया होगा, ये भी कैंसिल हो गया जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, रो r/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r/, ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 32, और 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, 3×3 = 9, बहुत फालतू आया, एप्सिलॉन नॉट भी आना चाहिए, ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, तो ये कितना होगा, रो r/4 एप्सिलॉन, मतलब लेट्स से रो/भी एप्सिलॉन नॉट और कॉमन ले तो 1/4 - 1/96, तो ये कितना हो जाएगा, 96, 4×2 = 4 -1, तो 23/96, और रो r/एप्सिलॉन नॉट ये किसके बराबर है, 23 रो r/16 k एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर यहाँ दे रखा है, 23 रो r/16 k एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो क्या होगा, ये 23 खत्म, रो r खत्म, एप्सिलॉन नॉट खत्म, 16 से ये कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो k की वैल्यू क्या होगी, 6, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक, तो यही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, 6। ठीक, तो ये मतलब कंप्लीट हुआ। ठीक, ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज a total charge has a charge q distributed in its volume with a charge density rho is equal to kr to the power alpha where k and a are constant and r is distance from the center. ठीक है, if the electric field at a distance r is equal to r/2 is 1/8 times that at r, find the value of a। ठीक, अब मतलब सिचुएशन क्या दे रखा है कि सॉलिड स्फीयर है। ठीक, और उस पर जो चार्ज डेंसिटी दे रखा है रो की वैल्यू क्या दे रखा है, kr⁴ a। ठीक,
तो रो क्या होगा के आर टू द पावर ए। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 और r पे मतलब रेशियो कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करते हैं, पहले तो चार्ज हमें कैलकुलेट करना होगा, कितना चार्ज हुआ एट अ डिस्टेंस r में। तो वो चार्ज कैसे हो कैलकुलेट करेंगे, एट अ डिस्टेंस r जाएंगे, एक dr थिकनेस का सेल कंसीडर करेंगे, उसमें चार्ज लेट से dq है। तो dq जो होगा वो किसके बराबर होगा, रो इंटू 4πr² dr के बराबर होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से अगर देखें तो क्या, रो की वैल्यू क्या, के आर टू द पावर ए। तो के आर टू द पावर ए इंटू 4πr² dr इज इक्वल टू dq। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू r। तो dq इजकल टू के, ऐसा लिखिए 4πk r टू द पावर a प्लस 2 dr। इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू r तो कितना आएगा, 4πk तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r टू द पावर a प्लस 2 है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r टू द पावर a प्लस 3 बाई a प्लस 3। ठीक, तो ये हो गया चार्ज इनक्लोज्ड q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको गॉस लॉ से कर सकते हैं कि ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो मतलब क्या, ई डॉट डी एस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस करे तो मतलब 4πr² इजकल टू चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू 4πr², चार्ज इनक्लोज्ड हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, दिस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4πk r टू द पावर a प्लस 3 बाई a प्लस 3। ठीक, अब इसमें बेसिकली हमें फ़र्क क्या पड़ना है कि E जो है R के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो ये जितने भी कांस्टेंट है इस पर्पस के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें रेशियो कैलकुलेट करना है कि एट r/2 और r पे रेशियो ये है। तो रेशियो कैलकुलेट करते समय एनीवे कांस्टेंट टर्म जो है वो कटने ही वाला है। तो हम कांस्टेंट टर्म फॉर द पर्पस नाउ मतलब जो अभी हमारे लिए काम है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो E जो है कैसे वेरी कर रहा है, r टू द पावर देखा जाए तो ये, और इधर r² है, उधर भेजे तो क्या -2 हो जाएगा, तो r टू द पावर a प्लस 1 बन जाएगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r जो होगा वो कैसे, r/2 टू द पावर a प्लस 1 बाई r टू द पावर a प्लस 1 चेंज होगा। और ये वैल्यू दे रखा है कि 1/8 है। ठीक, यही दे रखा है कि दिस इज 1/8 टाइम तो दिस, यस तो वही है, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू दिस। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये क्या बनेगा, 1/2 टू द पावर a प्लस 1 इजकल टू 1/8। 1/8 को 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो a प्लस 1 इजकल टू 3, तो a इजकल टू 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो मतलब ये हो गया, तो a की वैल्यू 2, तो यहाँ पे बस फाइनली a की वैल्यू 2 डाल देंगे, तो ये मतलब कंप्लीट हो गया। यही मतलब हमें कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से a की वैल्यू मतलब मिल गए, तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। तो बस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इस चैप्टर में इतना ही। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, हेल्थ का ध्यान रखें और कंटिन्यूअस लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।